देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। सर्कल कंप्लीट हो गया। सर्कल के बाद अगला टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हम लोग पैराबोला पढ़ते हैं, हाइपरबोला पढ़ते हैं, एलिप्स पढ़ते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कॉनिक सेक्शन ही होता है, बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अब हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं पढ़ेंगे। कॉनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला पहले पढ़ेंगे, फिर एलिप्स पढ़ेंगे और उसके बाद हाइपरबोला पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन होता क्या है, नाम से ही क्लियर है। कॉनिक मतलब कोन, सेक्शन मतलब कोन का टुकड़ा। ठीक है, तो वो क्या है, कॉनिक सेक्शन है किसी, ये कोन है, हॉलो कोन है, ठीक है ना, हॉलो है ये। इस कोन को हम लोग कट करते हैं, कट करके बनाते हैं। तो उसको मैं बोर्ड पे नहीं समझा पाऊँगा अच्छे से, उसको मैं एनिमेटेड वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे कोन को काटेंगे तो कब पैराबोला बनेगा, कब एलिप्स बनेगा, कब हाइपरबोला बनेगा। अभी हम लोग कॉनिक सेक्शन का तो कट करने से तो बनता है। अच्छा हाँ, मैं आपको ना सर्कल दिखा सकता हूँ कि सर्कल कैसे बनता है। इसी कोन को काटने से, ऊपर से काटा, कट किया कोन को, तो टॉप व्यू देखो एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा। इसी लाइन को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो ना ऐसा एलिप्स बनता हुआ दिखेगा। तो पॉसिबल नहीं है अच्छे से बोर्ड पे बता पाना, उसको एनिमेटेड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉनिक सेक्शन कैसे बनता है। अभी हम लोग ना कॉनिक सेक्शन का एक दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। क्या होता है कॉनिक सेक्शन? कोन का ही टुकड़ा होता है, कोन को अलग अलग अलाइनमेंट से काटने से कॉनिक सेक्शन बनता है। ठीक है, तो वो हम लोग दूसरे लेक्चर में देख लेंगे। अभी दूसरा डेफिनेशन देखते हैं कॉनिक सेक्शन का। डेफिनेशन क्या होता है, देखिए कॉनिक सेक्शन होता है ना, ये भी लोकस होता है। अब लोकस कैसे क्रिएट होता है? लोकस किसी भी पॉइंट के मूव करने से क्रिएट होता है। मान लो जिसका भी लोकस निकालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एच कॉमा के मान लेते हैं। पी के मूव करने से लोकस बनेगा। अब ये पी ऐसे मूव करता है कि इस पी का डिस्टेंस किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट को एस मान लो, ये डिस्टेंस पी एस और किसी भी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो देगा हमें कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा, या पैराबोला देगा, या हाइपरबोला देगा, या एलिप्स देगा। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को हटा दो आप। ठीक है, अभी बस 3 ध्यान रखना है, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स बनाएंगे। ठीक है, अच्छा तो देखिए मतलब ये रेशियो पी एस अपॉन पी एम हमेशा क्या होना, कांस्टेंट होना। पी एस अपॉन पी एम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वही क्या, वो क्या देगा अपने को, कॉनिक सेक्शन देगा। अब कैसे देता है ये, मतलब कैसे देता है कॉनिक सेक्शन, होता क्या है कॉनिक सेक्शन, मतलब देगा कैसे। कॉनिक सेक्शन का मतलब या तो आपका पैराबोला बना के देगा, या एलिप्स बना के देगा, या हाइपरबोला देगा। ठीक है, हाइपरबोला। हाँ, हाइपरबोला ये मत सोचिएगा कि 2 पैराबोला का कॉम्बिनेशन है या एक एलिप्स को काट करके उलट पलट दिए हम लोग। हाइपरबोला वो नहीं है, समझेंगे कॉनिक, जब कॉनिक का टुकड़ा करेंगे ना, एनिमेटेड वीडियो में देखेंगे तो वहाँ समझ जाएंगे हाइपरबोला कैसे बनता है। ये अलग चीज़ है, पैराबोला अलग है, एलिप्स भी अलग है। कन्फ्यूजन मुझे भी होती थी, आपको भी हो रहा होगा कि अगर ये पैराबोला है और ये हाइपरबोला है तो इसी पैराबोला का 2 कॉम्बिनेशन को हाइपरबोला बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। या फिर एलिप्स को टुकड़ा कर दिए और उलट के रख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाइपरबोला अलग चीज़ है, एलिप्स अलग चीज़ है, और पैराबोला अलग चीज़ है। अब देखो ये रेशियो कांस्टेंट आने का क्या मतलब है। ये रेशियो कांस्टेंट आने का क्या मतलब है, अगर मान लो पी किसी टाइम यहाँ है और अच्छा ये रेशियो मान लो ये अभी 10 दे रहा है, ये रेशियो 10 आ रहा है, फिर पी यहाँ आ गया तो ये पी एस हो जाएगा और ये पी एम हो जाएगा। तो देखिए पी एस भी कम होगा, पी एम भी कम होगा। ये डिस्टेंस चेंज हो सकता है, पी एस का डिस्टेंस और पी एम का डिस्टेंस चेंज हो सकता है, बट ये जो रेशियो है पी एस अपॉन पी एम, ये रेशियो हमेशा ना, अगर एट ए टाइम 10 आया तो हर बार 10 होगा, रेशियो मेंटेन रहेगा, बट ये डिस्टेंस वेरी करेगा, बस डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होगा। उसी को बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर लोकस के लिए अगर ये 10 आ रहा है और यहाँ पे 11 आ गया तो वो कॉनिक सेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर फर्स्ट टाइम 10 आया तो हर बार अब 10 आना चाहिए। ठीक है ना, तो वो रेशियो अगर कांस्टेंट रहता है तो कोई पर्टिकुलर लोकस बनाता है, या तो वो पैराबोला बनाता है, या हाइपरबोला बनाता है, या एलिप्स बनाता है। ठीक है, अच्छा अब डिपेंड करता है ये कब पैराबोला बनाएगा, कब एलिप्स बनाएगा और कब हाइपरबोला बनाएगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो
जब ये रेशियो डिस्टेंस का रेशियो है तो डिस्टेंस तो निगेटिव होता नहीं है, तो ये रेशियो निगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। या तो ये रेशियो 1 होगा, 1 कब होगा, जब PS इक्वल टू PM होगा, तभी ना ये कट जाएगा और रेशियो 1 आ जाएगा। या तो ये रेशियो 1 होगा, या तो ये रेशियो 1 से बड़ा होगा, या तो ये रेशियो 1 से कम होगा, ठीक है। जब PS अपॉन PM का रेशियो 1 के इक्वल होता है तो वो पैराबोला बनाता है, ध्यान रखना है, पैराबोला बनाता है। और जब ये रेशियो 1 से ज़्यादा आता है, PS अपॉन PM ग्रेटर देन 1 आएगा तो ये हाइपरबोला बनाएगा। और जब PS अपॉन PM लेस देन 1 आएगा तो ये एलिप्स बनाएगा, ठीक है। तो एलिप्स बनाएगा, इसको अच्छे से लिखेंगे, अभी बस समझ रहे हैं। रेशियो जब 1 के इक्वल आता है तो पैराबोला, 1 के से बड़ा तो हाइपरबोला, 1 से छोटा तो उस रेशियो क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। कॉनिक सेक्शन के बारे में समझ लिए क्या होता है कॉनिक सेक्शन। एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो किसी भी प्लेन में मूव करे इस प्रकार कि उस पॉइंट का उस मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, फिर उसी मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये पॉइंट मूव करे और ये रेशियो कभी 5 आए, कभी 6 आए, कभी 10 आए, कभी 15 आए, ऐसा नहीं। कभी 1/2 आए, कभी 4/3 आ जाए। ये रेशियो चेंज तो होगा, बट चेंज होगा तो फिगर भी चेंज होगा। जैसे मान लो 10 आ रहा है तो हर टाइम 10 ही आना चाहिए, या 11 आ रहा है तो हर टाइम 11 ही आना चाहिए, तो ये जरूर हाइपरबोला बनाएगा, एक हाइपरबोला क्रिएट करेगा, ठीक है। और हमेशा अब 10-10 रह रहा है तो वो तो 1 से ज़्यादा ही है। मान लो 1-1 आ रहा है, हमेशा ये रेशियो 1 आ रहा है, मतलब PS और PM इक्वल आ रहा है, तो पैराबोला क्रिएट करेगा। और अगर ये रेशियो 1 से कम आ रहा है, मान लो 3/4 आ रहा है, 5/8 आ रहा है, ये रेशियो अगर 1 से कम आ रहा है हर बार, तो क्या देगा, हर बार 1 से कम आने का मतलब है ये नहीं कि कभी 5/8 आ जाए एक बार कम और एक बार 3/4 आ जाए, तो रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 5/8 एट ए टाइम आ रहा है तो हर बार उस पर्टिकुलर फिगर के लिए 5/8 आए तो एक पर्टिकुलर एलिप्स बनेगा। हाँ, अगर मान लो 3/4 आ जाए तो फिर वो एलिप्स ही बनेगा, बट चेंज हो जाएगा एलिप्स, ठीक है ना। एलिप्स का ये जो फ्लैटनेस है ना, ये कभी बढ़ेगा या कम होगा, ओके, ये हो गया। तो ये है अपना कॉनिक सेक्शन। अब कॉनिक सेक्शन में मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, वर्ड में लिखता हूँ, अब डेफिनेशन लिखता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। वही लिखूंगा जो यहाँ पे मैं बोला हूँ। ये डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक बात और, ये जो डिस्टेंस है ना PS अपॉन PM, सॉरी ये जो रेशियो है PS अपॉन PM, डिस्टेंस का जो रेशियो है PS अपॉन PM, इसको ना एक नया टर्म, एक नया वर्ड नाम दिया गया, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अब एक नया वर्ड आपके पास मिल गया, कॉनिक सेक्शन में एक नया वर्ड जुड़ा, आपको क्या मिला, पहला वर्ड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी पूरा एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला में हर जगह आएगा ये इसेंट्रिसिटी। तो इस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट रेशियो को बोलेंगे इसेंट्रिसिटी। हम लोग इवन बुक में भी इसेंट्रिसिटी को हर जगह ई से, स्मॉल ई से डिनोट किया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं। अच्छा, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इस फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलेंगे, इस फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलेंगे। और ये जो फिक्स्ड लाइन है ना, इस फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। फिक्स्ड पॉइंट को फोकस, फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स, और P तो मूविंग पॉइंट है, P का ही तो लोकस निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको रफ करके इसका डेफिनेशन लिखता हूं मैं। देखिए, डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन समझ लिए हैं, कॉनिक सेक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन। कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। लोकस है तो पॉइंट मूव ही करेगा, मूविंग पॉइंट नहीं भी लिखोगे चलेगा। कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट। ध्यान से सुनो, समझ लो, एक बार पढ़ोगे समझ जाएगा। कॉनिक सेक्शन किसी भी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है, मतलब एक पॉइंट का लोकस होता है जो इस ऐसे मूव करता है, विच मूव सच दैट। देखो, ये मूविंग पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है PS, ये सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अभी जो फिगर बना के समझाए थे, तो कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स
डिस्टेंस टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिएगा किसी भी पॉइंट का ना किसी लाइन से बहुत सारा डिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है ना, बट जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अगर सिर्फ मैं डिस्टेंस भी यहाँ लिख देता तो आपको समझना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो कभी अगर किसी भी पॉइंट का बोले, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का किसी पर्टिकुलर लाइन से डिस्टेंस निकालो, तो सामने वाला ना कौन सा डिस्टेंस देता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ही पूछता है उस केस में। अगर किसी दूसरे लाइन के अलोंग कह दे, ऐसा हम लोग स्ट्रेट लाइन में सवाल किए हुए हैं, तो समझेंगे कोई और डिस्टेंस। अगर सिंपल डिस्टेंस बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही समझना है, पर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये डेफिनेशन है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं, और जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। यही एकदम आसान है, लिख लीजिए डेफिनेशन। अब इसके बाद फिगर बना लेंगे, ये पहले लिख लो। डेफिनेशन लिख लिए, अब देखो फिगर बना लो। ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स। और एक फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलेंगे, फोकस, ठीक है। और ये तो मूविंग पॉइंट है। फोकस का कोऑर्डिनेट गिवन है, मान लो ये अल्फा बीटा कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। ये तो मूविंग पॉइंट है तो इसको एच के वेरिएबल है मान लिए हैं। और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिख दिया मैं, AX + BY + C = 0, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। ये PS/PM को क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। E फॉर इसेंट्रिसिटी, इस कांस्टेंट रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो डेफिनेशन है ना, इसी डेफिनेशन का यूज़ करके हम लोग ना कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन बनाएंगे। जैसे सर्कल का जनरल इक्वेशन बनाए थे ना, उसी तरह यहाँ पे हम कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन बनाएंगे। सर्कल के जनरल इक्वेशन में AX² + BY² से ही कंपेयर किए थे, A और B इक्वल किए थे, और X × Y का टर्म जो H होता था उसको 0 रखे थे। वो इक्वेशन उस समय मैं बोला था बताऊंगा कैसे आता है। अब वो टाइम आ गया है बताने का कि वो जनरल इक्वेशन, सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन कैसे आता है। जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है, देखेंगे अभी वो कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये पहले बना लो, अभी करते हैं उसका प्रूफ, देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये प्रूफ करते हैं। PS/PM को जो कांस्टेंट है उसको मैं अब E लिख दिया, इसेंट्रिसिटी। ये कुछ ना कोई नंबर आएगा, 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा या 1 आएगा, ये रेशियो। तो PS यहीं रखो, PM भेज दो। PS क्या है, P और S के बीच का, ये PS क्या है, P और S 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। और PM क्या है, एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो PS कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, H - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस K - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू E × PM। कैसे निकालेंगे, पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, स्ट्रेट लाइन से। तो ये H, K, X, Y में रखेंगे, AH + BK + C अपॉन √A² + B², ठीक है, ओके, ठीक है। इसको मैं अब मिटा रहा हूँ, इसका भी अब कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे देखिए अब कैसे निकालेंगे, है ना, बहुत आसान है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, H - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस K - बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा और बीटा कोई फोकस का कोऑर्डिनेट है, कोई ना कोई रियल नंबर होगा ये, ठीक है, इक्वल टू E²। E क्या है, E भी एक रियल नंबर है, डिस्टेंस का रेशियो तो कोई भी नंबर का स्क्वायर है लिखा हुआ ये। E² इक्वल टू हो जाएगा AH + BK + C का होल स्क्वायर अपॉन, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायरिंग करने से, तो A² + B² रहेगा। देखो A भी कोई नंबर रहेगा, B भी कोई नंबर रहेगा, तो 2 नंबर का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, E भी नंबर रहेगा। तो देखो यहाँ तक देख लिए थे, H - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस K - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू E² AH + BK + C का होल स्क्वायर अपॉन A² + B², ये आया था। अब देखो क्या होगा, इसको जब हम लिखना नहीं है अभी ठीक है, इसको जब मैं ओपन करूँगा तो A - B का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पे H² का टर्म आएगा, अल्फा² का टर्म आएगा, और क्या आएगा, 2H अल्फा का टर्म आएगा, ओके। और फिर चलो फिर इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, K² + β²
-2k बीटा आएगा। ठीक है। अच्छा, ई स्क्वायर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कोई कांस्टेंट देगा तो आप मान लो वो कांस्टेंट लैम्डा है। ओके, फिर यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, क्या लिखा हुआ है ये ए एच प्लस बी के प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिखना नहीं है यहाँ इसको। ठीक है, प्लस 2ahbk, ठीक है, प्लस 2bkc प्लस 2cah। अब देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं जो किसी फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा से और ऐसे ये रेशो का निकाल रहे हैं। ये रेशो हम लोग क्या लिए हुए थे, ई लिए हुए थे, तो उसी को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो लास्ट में क्या, जब लोकस निकालते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सीखे हुए हैं, स्टार्टिंग में हम लोग लोकस टॉपिक में क्या सीखे हुए हैं कि जिसका भी लोकस निकालना होता है उसको एच के निकाल लिख लो, जो भी क्वेश्चन सवाल में आपका कंडीशन है उसको सॉल्व करो, पूरा रिजॉल्व करो। एच और के में जो इक्वेशन आएगा आफ्टर डैट एच को आप एक्स से रिप्लेस कर दो और के को वाई से रिप्लेस कर दो, यही सीख जानते हैं, लोकस ऐसे ही होता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे जो एच स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा लास्ट में। अच्छा, तो देखो इन सब इक्वेशन को इधर लेके जाएंगे, तो ये एच स्क्वायर वाला टर्म और ये एच स्क्वायर वाला टर्म में एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस लैम्डा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने की बात ये है कि ये जो पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसमें एच स्क्वायर का टर्म रहेगा, यहाँ पे कॉफिशिएंट कुछ रहेगा, प्लस के स्क्वायर का टर्म रहेगा, कॉफिशिएंट में कुछ रहेगा, प्लस एक्स वाई का टर्म रहेगा, कॉफिशिएंट में कुछ रहेगा। देखो एक्स वाई का टर्म कैसे रहेगा, देखिए एच इंटू के मल्टीप्लाई में है ना, 2ab, इसको इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस में हो जाएगा, चलो यहाँ प्लस लिख दो और यहाँ पे लिख दो -2 लैम्डा ए बी एच इंटू के, एच के को एक्स वाई लिख देंगे, यहाँ पे एच इंटू के का टर्म रहेगा। ठीक है, फिर एक टर्म एक्स का ही सिर्फ रहेगा, देखो 2h अल्फा है ना, 2h अल्फा, इसमें x रहेगा और इधर से h वाला टर्म लेके जाएंगे। h वाला कोई टर्म है जिसमें सिर्फ h है, हाँ ये वाला टर्म है। c और a तो कौन कांस्टेंट है, इस वाले टर्म को इधर लेके आ जाएंगे तो इसमें भी अपने को सिर्फ h मिलेगा। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि एक टर्म अपने को एच स्क्वायर वाला मिलेगा, कॉफिशिएंट कुछ रहेगा, प्लस एक टर्म अपने को के स्क्वायर वाला मिलेगा, कॉफिशिएंट कुछ रहेगा, प्लस एक टर्म अपने को h इंटू के वाला मिलेगा, कॉफिशिएंट में रहेगा कुछ, फिर एक टर्म सिर्फ h वाला मिलेगा, कॉफिशिएंट में कुछ रहेगा, फिर एक टर्म सिर्फ k वाला मिलेगा, कॉफिशिएंट में कुछ रहेगा, फिर एक टर्म कोई कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, h को x से और k को y से रिप्लेस करते हैं। तो करना क्या है, इन सब को सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट अ जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री। इन सब को सॉल्व करेंगे तो एक जनरल आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट अ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री का एक जनरल इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, ठीक है, वाई स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, ठीक है, एक्स इंटू वाई वाला टर्म मिलेगा, सिर्फ एक्स वाला टर्म मिलेगा, सिर्फ वाई वाला टर्म मिलेगा और एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा और इक्वल टू 0 हो रहेगा। तो जो एक्स स्क्वायर है उसके सामने मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर, प्लस कुछ तो कांस्टेंट होगा उसको ए नाम दे दिया। ठीक है, वो ए अब ये वाला ए नहीं है, मैं ऐसे ही एज यूजुअल ए नाम दे दिया। ठीक है, वाई स्क्वायर के सामने चलो बी नाम दे दिए। ओके, ये जो एक्स वाई है ना, जब सॉल्व कर रहे थे देखे होगे एक्स वाई के सामने 2ab एक्स वाई मतलब 2 का मल्टीपल आया था ना, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 2, एक और कांस्टेंट h मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, ये h ये वाला h नहीं है, बुक में इसी पैटर्न में लिखा रहता है, तो मैं इसलिए आपको लिख दे रहा हूँ ऐसे ही। आपका मन है a को c मान सकते हो, y b को कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इसी पैटर्न में हर जगह यूज रहता है, इसी पैटर्न में लिखते हैं। एग्जाम्स में भी ऐसे लिख के आता है ABC, इसी पैटर्न में यूज रहता है, इसलिए ऐसे हम लोग लिख रहे हैं। तो देखो क्या होगा, ये 2hxy प्लस 2gx, x के सामने भी 2 था। ठीक है, क्यों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन किया तो 2ab आया था ना, ये उसी में का है ये 2gx प्लस
2fy प्लस सी। तो इनको सॉल्व किया, मैं रिजॉल्व किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वगैरह सब कॉमन वगैरह लेके कुछ ऐसा एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, वाई स्क्वायर का टर्म रहेगा, एक्स इंटू वाई का टर्म रहेगा, एक्स का टर्म रहेगा, वाई का टर्म रहेगा, और कोई कांस्टेंट रहेगा जिसमें ना तो एक्स होगा और ना ही वाई होगा। सर वो कौन सा होगा? देखो जब इसको हम ओपन किए होंगे, प्लस अल्फा स्क्वायर इसका, प्लस बीटा स्क्वायर इसका, और यहाँ से प्लस सी स्क्वायर उधर चला गया होगा, माइनस सी स्क्वायर, सामने लैम्डा होगा, लैम्डा सी स्क्वायर वगैरह, उसको एक कांस्टेंट सी नाम दे दिए। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं आप? सेकेंड, ऐसे लिख लो, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन कैसे आया? ये इक्वेशन हम लोग कॉनिक सेक्शन के डेफिनेशन से लाए हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे दिस इज व्हाट? दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। दिस इज व्हाट? दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ, ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन है। ठीक है, कॉनिक सेक्शन में क्या क्या आएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, पैराबोला आएगा, एलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा, सर्कल भी आता है, बट उसको कॉनिक सेक्शन से एनसीईआरटी वगैरह में कॉनिक सेक्शन से बाहर दिखाया गया है। सर्कल कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट है। जैसे मान लो मैं ऐसे सर्कल है, बताया हूँ ना कि ऊपर से जो अपन बर्थडे में टोपी पहनते हैं जोकर टाइप का, वो वाला, उसको आप ऊपर से कट करो तो आपको ना टॉप व्यू में एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा, तो डेट इज़ व्हाट? डेट इज़ सर्कल। तो बट उसको क्या अलग रखते हैं? एनसीईआरटी में अलग रखा गया है, इवन आपका अरिहंट बुक में, सिंगिस बुक में, सबको अलग से सर्कल पढ़ते हैं। कॉनिक सेक्शन के अंदर एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला पढ़ाया जाता है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जी के सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, बट नहीं है, बट उनका पता होना चाहिए उसके बारे में। एक डायरेक्ट उससे सवाल नहीं आता है, बट अपने को वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखो, इसके बाद ये लिख लीजिए, आगे देखते हैं, इसको मिटाऊंगा। फिर कॉनिक सेक्शन में कब पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, तब हाइपरबोला, कब एलिप्स। अगर ऐसा इक्वेशन दिया होगा तो कैसे समझेंगे इस इक्वेशन से कि पैराबोला है या सर्कल है या एलिप्स है या हाइपरबोला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कैसे, इसी से समझेंगे। अभी लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट। चलो लिख लिए। अब देखो ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है। ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए यहाँ से ये या तो सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, और एक ले लेते हैं इधर कॉनिक का। देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स था, ये मूविंग पॉइंट था, और ये फोकस था। फोकस, ये मूविंग पॉइंट था, और ये अपना डायरेक्ट्रिक्स था। जब ये फोकस उठकर डायरेक्ट्रिक्स पर ही आ जाए तो पी एफ निकालते थे। ये मान लो फोकस एस लिखेंगे, पी एस, फोकस को मान लो एस से डिनोट कर रहे हैं, तो पी एस बटे पी एम, है ना। तो अगर ये फोकस उठ के डायरेक्ट्रिक्स पर ही आ जाए तो जो ये कॉनिक सेक्शन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात है सर वो कैसे पता चलेगा कि फोकस उठ के डायरेक्ट्रिक्स पे आ गया? तो फोकस का अगर कोऑर्डिनेट दिया है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है तो फोकस के कोऑर्डिनेट को डायरेक्ट्रिक्स में रख दो। डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन अगर सेटिस्फाई कर देगा तो वो क्या होगा, समझेंगे वो फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर ही है। और अगर स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को तो क्या समझा जाएगा, फोकस डायरेक्ट्रिक्स के पे नहीं है, इधर या इधर है। ठीक है, बट वैसे नहीं देगा आपको, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस डायरेक्ट नहीं देगा, कुछ ऐसे कॉनिक का इक्वेशन दे देगा, फिर पूछेगा। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, अगर इफ फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, अगर फोकस कहाँ पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स पे होगा, तो ये क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। देन the above equation will be pair of straight line। ठीक है, अच्छा अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं होगा तो द above इक्वेशन विल बी, तो ऐसा लिख देते हैं, इफ फोकस does not lie on directrix, then the above equation
विल रिप्रेजेंट किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखिए, पैराबोला को, हाइपरबोला को और एलिप्स को, ठीक है, और एलिप्स को, ठीक है। सर सर्कल भी हो सकता है क्या? सर्कल का एक अलग से अपन केस बना लेंगे। सर्कल के लिए क्या होता है, सर्कल के लेक्चर में जाकर देखिएगा, ए और बी सेम होना चाहिए और एच 0 होना चाहिए। मतलब सर्कल के इक्वेशन में x इंटू वाई का टर्म नहीं होता है और ए और बी 0 होता है। सर्कल के लेक्चर में जाके देख लो वो, ठीक है। तो ये हो गया, इसको लिख लो। इसके बाद फिर देखते हैं, ऐसे तो अपने को नहीं फाइंड आउट करना, अपने को जनरल इक्वेशन देगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है या हाइपरबोला है या एलिप्स है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दूसरे मेथड से देखेंगे। इसको पहले लिख लीजिए। देखो, अब अगर कोई जनरल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उस जनरल इक्वेशन से कैसे समझेंगे कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या हाइपरबोला है, पैराबोला है या एलिप्स है। देखो कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग डेल निकालेंगे। अब डेल कैसे निकालेंगे ये भी बताऊंगा इसके बाद। समझो अपने को डेल निकालने भी आ रहा है। सबसे पहले डेल निकालेंगे। अगर डेल की वैल्यू 0 आती है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर डेल की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो वो एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा या पैराबोला होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? तो देखो, अगर अभी बताऊंगा डेल कैसे निकालना है। दिस इज नॉट अ ट्रायंगल, दिस इज डेल, डिटर्मिनांट डेल डिटर्मिनांट में जो डेल कहते हैं ना वो है। अगर डेल इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उस समय से बोल तो रहे हो आप, आ नहीं रहा है क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का? मतलब स्ट्रेट लाइन का पेयर, दो स्ट्रेट लाइन एक साथ, या तो वो ऐसा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, या तो वो पैरेलल लाइन होगा, या ओवरलैपिंग लाइन होगा, ठीक है ना, या लाइन होगा ही नहीं। तो देखो वही तीनों केस यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्या क्या हो सकता है? अगर अच्छा एच कैसे निकालेंगे? देखो एक्स वाई का कोफिशिएंट में देखो 2h है तो ये h है, ठीक है ना, और a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और b क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आता है, मतलब एच स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए बी आता है तो लाइन्स आर रियल और डिस्टिंक्ट होगा। इसेंट्रिसिटी इक्वेशन में दिया होगा तो यहाँ से इक्वेशन से तो अपन को इसेंट्रिसिटी बता नहीं सकते, बट इसेंट्रिसिटी के भी रिस्पेक्ट में याद रखिएगा कि लाइन्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगा? जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा, और इस केस में इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होगा। मतलब इसेंट्रिसिटी रेशियो होता है, पी एस अपॉन पी एम का रेशियो इसेंट्रिसिटी होता है। और अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तो लाइन्स आर आइडेंटिकल, या मान लो ये लाइन है इसी के ऊपर दूसरा है, लाइन्स आर आइडेंटिकल या कोइंसाइड, एक के ऊपर ही एक, या फिर पैरेलल, ऐसा होगा। और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा? लाइन्स आर इमेजनरी होगा, इमेजनरी लाइन्स होंगे। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी इक्वेशन से नहीं पता कर पाएंगे ना। अगर इसेंट्रिसिटी सवाल में होगा दिया हुआ तो इसेंट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में लाइन्स डिस्टिंक्ट कब होगा? जब इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होगा। अगर इसेंट्रिसिटी 1 होगा तो लाइन्स आर पैरेलल, कोइंसाइड या आइडेंटिकल, और अगर इसेंट्रिसिटी 1 से कम होगा तो इमेजनरी लाइन्स होंगे, ठीक है। अब ठीक है, ये देख लिए। अब ये देखो, ये जब पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से छोटी होगी, मतलब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। अरे यहाँ पैराबोला लिखा हुआ है, अरे 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 अरे, ये हो जाएगा एलिप्स, ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, उल्टा पुल्टा लिख दिया, इसको सही कर लो, ठीक है। ये एलिप्स होगा, ये इसेंट्रिसिटी पैराबोला को नहीं, ये पैराबोला होगा, ठीक है, और ये हाइपरबोला, हाँ सही लिखा, वो करेक्ट कर लेना, ठीक है। जब एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से छोटी होगी, मीन्स इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है, ठीक है। सर्कल के केस में जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो इन्फिनिटी पे लाई करता है, वो अलग की बात है, अलग केस है, उसको बाद में देखेंगे। तो अभी देखो, जब एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से छोटी होगी या इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जब एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के इक्वल होगा, मीन्स इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल होगा, तो वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और जब एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी होगी, मीन्स इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी, तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। याद रखने का ट्रिक, एच स्क्वायर ग्रेटर है मतलब हाई है, हाई फॉर हाइपरबोला। एच स्क्वायर ग्रेटर है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है मीन्स हाइपरबोला हाई है।
अच्छा पैराबोला पैरेलल, देखो इक्वल का साइन आ रहा है, पैरेलल पैराबोला पैरेलल, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो पैरेलल नाम से पैराबोला पैरेलल, तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो सेंट्रिसिटी भी इक्वल टू, इसमें भी ट्रिक से है, ये पैराबोला हो गया। ये दोनों याद है तो एलिप्स आराम से याद हो जाएगा। एच स्क्वायर लेस देन ए बी मीन्स सेंट्रिसिटी भी 1 से छोटा होगा बट 0 से बड़ा होगा। सर्कल के केस में सेंट्रिसिटी 0 के इक्वल होता है और सेंट्रिसिटी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, 0 से छोटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंट्रिसिटी किसका रेशियो होता है? डिस्टेंस का रेशियो होता है, और डिस्टेंस का रेशियो तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि डिस्टेंस खुद पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये केस हो गया, वो गलत लिखा हुआ था उसको सही कर लेना, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ये हो गया। अब अपने को समझना है डेल कैसे निकालेंगे, डेल होता क्या है, ठीक है। तो देखो अब डेल समझते हैं कि डेल कैसे निकालना है। देखो इसी वैल्यू से डेल का वैल्यू निकालने के लिए लिखते हैं। डेल क्या होता है? डेल की जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। किसका? देखो मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा, ट्रिक से ही आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे होगा ए, डायगनली क्या करो, ए बी सी लिख दो, जिसको डिटर्मिनेंट पता है 12th का स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा डिटर्मिनेंट क्या होता है। अगर डिटर्मिनेंट नहीं आता है तो दूसरा मेथड भी बताऊंगा डेल निकालने का, लिखवा दूंगा, याद कर लेना। ए बी सी, एफ के बगल में यहाँ, बी के बगल में यहाँ पे आएगा एफ, ठीक है, बी यहाँ पे आएगा एफ, बॉय फ्रेंड, फिर यहाँ पे बी आया तो इसके नीचे लिख लो एफ, बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड कब एग्जिस्ट करता है? जब गर्लफ्रेंड एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे एफ है तो एफ के ऊपर में यहाँ पे क्या आ जाएगा? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये एफ है तो यहाँ पे एफ देखो एक प्लेस ये बचा है, एक प्लेस ये है, तो यहाँ पे आप जी लगाओ, तो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, और जो जगह बचा वहाँ पे क्या लिख दीजिए? एच और एच लिख दीजिए। यही होता है डेल का वैल्यू। एक बार फिर से लिखते हैं। देखो प्रिंसिपल डायगोनल में ए बी सी लिख दो, बी है बॉयफ्रेंड, बी है बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड एग्जिस्ट करेगा, गर्लफ्रेंड होगी, एफ है तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड होगी, जो भी जगह बचा वहाँ पे क्या लिख दो? एच लिख दो। ओके, एक बार फिर से करते हैं, एक बार और, ठीक है। ए बी सी प्रिंसिपल डायगोनल में लिखा, बी एफ बॉयफ्रेंड, बी एफ बॉयफ्रेंड, जी एफ है, एफ के ऊपर जी लगा दो, ये एफ के इधर लगा दो जी, ये गर्लफ्रेंड हो गई, और जो भी जगह बचा वो एच हो गया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? डेल की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं है तो देखो डेल की एक और वैल्यू है, उससे आपको याद रखना है। क्या करना है? देखो ए बी सी को इंटू में लिख दो, ए बी सी लिख दो, फिर ठीक है ना। उसके बाद एक पेयर होगा, एक देखो एक ए बी सी रहेगा और एक जगह रहेगा क्या है? एफ जी और एच रहेगा, तो लिख दीजिए एफ जी एच। ओके, फिर यहाँ पे +2 लिख दो, ए बी सी प्लस एफ जी एच, 2 एफ जी एच। ओके, फिर माइनस ए के साथ एफ आएगा, ए एफ स्क्वायर माइनस में चलेगा, तीनों माइनस में, बी के साथ जी आएगा, बी जी स्क्वायर, सी के साथ एच आएगा, सी एच स्क्वायर। ये निकाल दो। कैसे याद रखना है? देखो फिर से लिखता हूँ, देखो कैसे लिखेंगे। ए बी सी एक साथ, एफ जी एच एक साथ, इसमें +2 कर दो, ए बी सी फिर आएगा, ए के साथ एफ स्क्वायर, ए बी सी डी में अल्फ़ाबेट में पहले एफ जी एच होता है, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर और सी एच स्क्वायर, सबके सामने माइनस लगा दो। ओके, एक बार फिर से देखो, ए बी सी +2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच, ए बी सी माइनस 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 एफ स्क्वायर जी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। 12th वाले बच्चे को डिटर्मिनेंट निकालने आता होगा, जिनको डिटर्मिनेंट निकालने नहीं आता है वो डेल इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। इसको लिखना है, इन दोनों को लिख लो, डेल का वैल्यू कैसे निकालना है। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन है, द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है कॉनिक का। ये कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करना है डेल की वैल्यू 0 आ रही है या नॉन जीरो आ रही है। अगर डेल 0 आएगी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, और डेल अगर नॉन जीरो आएगा तो वो
पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला होगा। ठीक है, पहले डेल की वैल्यू निकालिए। तो देखो डेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। डेल की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस, याद करो क्या था यहाँ पे, ए एफ स्क्वायर माइनस एफ जी एच बी जी स्क्वायर बी जी, हम लोग बी जी हैं पढ़ने में, माइनस सी एच स्क्वायर। ये ऐसे डेल निकालते हैं। तो देखो अब चेक करना है ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे, एफ ए जी एच सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एक काम करो, इस इक्वेशन को लिख लो। ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 20x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, जो कॉनिक का जनरल इक्वेशन होता है वो भी लिख लीजिए। क्या होता है कॉनिक का जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब कंपेयर करो। अब यहाँ से क्या करो, कंपेयर करो। तो एक्स स्क्वायर के सामने देखिए तो क्या है, कॉफिशिएंट सामने, मतलब कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या 1 है, यहाँ पे a है तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है तो b की वैल्यू क्या हो गई 1। x इंटू वाई का कॉफिशिएंट देखो तो क्या है -2 है, और यहाँ पे क्या x इंटू वाई का कॉफिशिएंट 2h है। तो 2h और यहाँ पे x इंटू वाई का कॉफिशिएंट -2 है, तो 2h इक्वल टू -2 है। 2h किसके जगह पे लिखा हुआ है, -2 की जगह पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ रही है -1। तो देखो h की वैल्यू आ गई -1। अच्छा 2gx, देखिए 2gx का कोफिशिएंट 2g, यहाँ x का कोफिशिएंट 20, तो 2g इक्वल टू 20, तो g की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ से g का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो y का टर्म है ही नहीं, मतलब नहीं है, मतलब क्या, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना 0 इंटू वाई। तो यहाँ पे y का टर्म है तो मैं मान लूँ यहाँ पे f 0 रहा होगा इस केस में। देखो y का टर्म है ही नहीं ना, तो y का कोफिशिएंट 0 होगा तभी तो y का टर्म नहीं होगा ना। अब देखिए तो यहाँ पे f 0 हो गया। कांस्टेंट c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 10 हो जाएगी। कंपेयर करके निकाल लिए इस इक्वेशन को, ये जो गिवन कॉनिक है, और इस इक्वेशन को क्या किया, मैं कंपेयर कर दिया। तो ये निकल गया a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, x इंटू वाई का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ पे x इंटू वाई का कोफिशिएंट 2h है, तो -2 इक्वल टू 2h रखे, 2 कट गया, h की वैल्यू -1 आ गई। x का कोफिशिएंट 2g होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 10 है, 2g इक्वल टू 10 तो g की वैल्यू 10, सॉरी 2g इक्वल टू 20 तो g की वैल्यू 10। 2fy, यहाँ पे y का टर्म नहीं है तो f को 0 ले लिए, c 10 हो गया। अब डेल की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a b c, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, और फिर प्लस ए बी सी, फिर प्लस क्या होता है देखो 2, f का वैल्यू क्या है, f तो 0 है, g की वैल्यू क्या है 10 है, और h का वैल्यू क्या है -1 है। ठीक है, प्लस प्लस नहीं माइनस होगा ना, माइनस ए एफ स्क्वायर, ए कितना है, ए तो 1 है, 1 इंटू एफ स्क्वायर, एफ तो 0 है, 0 का स्क्वायर, माइनस बी जी स्क्वायर, बी कितना है 1 है, और जी का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, माइनस सी एच स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना है 10 है, और एच का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लिखो और सॉल्व करके डेल की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। तो देखो डेल की वैल्यू कितनी आ गई, -100, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो डेल का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया, मीन्स दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज व्हाट, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है हाइपरबोला हो सकता है। तो देखते हैं अब इसमें क्या क्या हो सकता है ये। ठीक है, पहले तो डेल निकल गया, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा ये। ठीक है, तो लिखो जल्दी से लिखो। अब इसके बाद चेक करते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ठीक है, सर्कल भी नहीं हो सकता है, क्यों, सर्कल के लेक्चर में जाके देखिए कि सर्कल के टर्म में ना x इंटू वाई नहीं होना चाहिए, सर्कल के इक्वेशन में x इंटू वाई नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी कॉनिक जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक होता है ना, ये जो मैं लिखा हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, ये सर्कल के लिए a और b सेम होना चाहिए। पहली बात, सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, a और b की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और h की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ये सर्कल भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी कैंसिल कर दो। या तो पैराबोला होगा या
एलिप्स होगा। तो लिखो, देखो इसके बाद चेक करते हैं पैराबोला होगा या एलिप्स होगा। वो कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखेंगे अगर एच स्क्वायर ग्रेटर है ए बी से तो हाइपरबोला होगा, और एच स्क्वायर अगर इक्वल टू ए बी है तो एलिप्स होगा, और एच स्क्वायर अगर इक्वल टू ए बी होगा तो पैराबोला होगा, और एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी होगा तो एलिप्स होगा। तो लिखो इसको पहले, है ना। तो यहाँ पे एच डेल की वैल्यू कितनी आ गई, -100, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला होगा। एच स्क्वायर की वैल्यू -1, देखो एच की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ए इंटू बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, ये 1 1 आ गई, मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, है ना। और दोनों देखो इक्वल आ गया, दोनों 1 के इक्वल है, तो मीन्स क्या हो गया, ये डेल नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। आया समझ में। तो कॉनिक कैसे पहचान लेंगे, ये अपन पहचानना सीख लिए। कॉनिक सेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, कॉनिक सेक्शन का जो जनरल इक्वेशन होता है उससे हम कॉनिक को पहचानना भी सीख लिए। कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, कब पैराबोला होगा, कब एलिप्स होगा, कब हाइपरबोला होगा। एलिप्स और सर्कल के केस में ए और बी सेम होनी चाहिए और एच की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, और ए बी सेम होनी चाहिए। ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये पहचान लिए। अब अगले अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी कॉनिक का सेंटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखेंगे रिलेटेड टू कॉनिक सेक्शन, ठीक है। जो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में वो टर्म हर जगह सेम डेफिनेशन होगा, तो वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, ठीक है, बाय।